जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और लॉकडाउन की सूरत हाल से पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, घर में रहकर अपनी स्टडी को तवज्जो दे रहे होंगे या फिर दूसरी अच्छी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। खैर, तो आज का हमारा इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो होगा सेल्स टैक्स का। लास्ट टाइम जो मैंने आपको सेल्स टैक्स सारा काम दिया था, आई होप सो आपने उसको होपफुली अच्छे से किया होगा और उसको समझा भी होगा। तो इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी नुमाइकी प्रॉब्लम्स। लेकिन उससे पहले जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था डू यू नो वाला, आई होप सो आपको याद होगा। क्या आप जानते हैं कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में फ़र्क क्या है? खैर, हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। तो इसको मैंने सिंपली यहाँ से गूगल किया है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे सर को तो खुद ही नहीं पता था, तो हमें क्या बताएंगे। कुछ ऐसी बात नहीं है। असल में बात यह है कि मैं चाह रहा था कि मैं गूगल इसलिए करूं ताकि आपकी भी रसाई में हो वो चीज़ जो आप लोग देखते ही नहीं हो। हालांकि हर चीज़ नेट पर अवेलेबल है। देखो जी कितनी आसान तरीन डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। Acts are passed by legislators in the parliament, whereas ordinances are passed by municipalities and apply within city limits. बेसिकली जो एक्ट्स होते हैं ना, ये पार्लियामेंट में पास होती है। तकरीबन इसका जो कवरिंग एरिया है, जो कहते हैं एरिया कवर करता है, इधर उधर अप्लाई होगा, वो काफ़ी ब्रॉड होता है। आप इसको ये इस सेंस में लो। और जो ऑर्डिनेंस है ये विद द पार्लियामेंट सॉरी प्रिंस उसके ऑर्डर से पास होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये बेसिकली आपका जो ऑर्डिनेंस होता है उसका जो आपका प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये पास होता है। और उसके बाद ये सिर्फ शहर की हदूद तक ही रहता है, विद इन सिटी लिमिट्स ओनली। एक्स शो व्हाट अ गवर्नमेंट थिंक्स व्हाइल एन ऑर्डिनेंस शोज व्हाट अ म्युनिसिपैलिटी थिंक्स। एक्स शो क्या कर रहा होता है कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, जबकि जो ऑर्डिनेंस है वो क्या शो करता है कि म्यूनसिपल क्या सोचती है। एवरीवन इन द कंट्री हैज टू फॉलो द लॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डिफरेंट एक्ट्स। और जो ऑर्डिनेंस है वो कुछ कुछ लोग फॉलो करते हैं, जबकि जो एक्ट है वो हर एक को फॉलो करना पड़ता है। अब मैं आपको उसकी सिंपल मिसाल देता हूँ। कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 अब आपका हो गया है। अब देखें, जो कंपनी बनाएगा फॉलो तो उसको वही करेगा ना, सारी बात है। तो जो कंपनी नहीं रखता वो उसको फॉलो नहीं करेगा, ये ऑर्डिनेंस है। तो एक्ट जो है, जैसे हमारा जी सेल्स टैक्स का एक्ट है, इसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि सेल आपकी होनी होनी है और हर महीने आपको टैक्स पे करना ही करना है। नहीं करेंगे सेल टैक्स तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने मैंने अर्ज की थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको चैप्टर को सर्च कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है आपका, सेल टैक्स के सिलेबस में होगा। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उसमें बेनिफिशियल होगा। खैर, ये तो मैंने आपको एक्ट का और उसका बता दिया, ऑर्डिनेंस का। तो आज का हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने कल उसकी काफ़ी तफसील पढ़ ली थी। और आज हम उसको स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन पहले हम लोग पोर्शन स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन का। तो जी स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, तो सेल्स टैक्स का आपका चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 11 और इलस्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम्स। बेसिकली पेज आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको पता हो, स्क्रीन पे शो इसलिए किया है कि जी ये चैप्टर है, ये अकॉर्डिंग टू मोहम्मद मौसम मुगल साहब की जो बुक है सेल्स टैक्स की, उसके मुताबिक है 2019 से 20 का सेशन। अब आप लोग जो यूज़ कर रहे होंगे, जिम अकेडमी यूज़ कर रहे हैं, किसी और ऑथर की यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे। बहरहाल चैप्टर आपका इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का ही होगा। तो आज हम लोग इंशाल्लाह इसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं, और कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है एंड होपफुली आपको भी काफ़ी हद तक इजी लगेगी। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 शो हो रही है। इसको रीड आउट करते हैं। अ कंपनी इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कंपनी किसमें इंगेज है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में, विच आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, जो कि सब्जेक्ट हैं टू सेल्स टैक्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। इस टोटल टर्नओवर इज एज अंडर, टर्नओवर मतलब सेल्स उसकी इतनी है, ₹5 मिलियन, ₹8 मिलियन एंड ₹10 मिलियन। 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है, यहाँ पर फिगर लिखी हुई है।
आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इन अबाउ 3 केसेस इन विच केस इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। वो कहते हैं जी किस केस में वो लायबल है कि वो आपका रजिस्टर्ड हो। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो कि आपको डेफिनेशन में रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में मिल जाएगी, थर्ड और फर्स्ट चैप्टर आपका, तो आपको उसमें काफ़ी हद तक क्लियर होगा। तो खैर यहाँ पे आंसर में हम देखते हैं, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2015 the concept of sales tax registration by manufacturer is no more based on turnover। कि फाइनेंस एक्ट 2015 के कंसेप्ट के मुताबिक जो सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन का है, मैन्युफैक्चर के रजिस्ट्रेशन का, वो कहता है जी अब वो टर्नओवर पर यानी कि सेल्स पर बेस नहीं कर रहा, बल्कि सो इन ऑल दी अबव केसेस, तो 5, 8, 10 जितनी मर्जी की वो सेल उसने की है, टर्नओवर जितनी उसकी मर्जी है, अ मैन्युफैक्चरर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। पहले वो कहते हैं जी जो मर्जी था, लेकिन अब क्या है, हम लोग जो अगर तो वो मैन्युफैक्चरर है और हम ये इरिस्पेक्टिव करते हैं उसकी सेल 5 लाख की या 8 लाख की या 10 लाख की या 10 मिलियन की या 10 मिलियन की, जितने की मर्जी है, लेकिन वो जब मैन्युफैक्चरर है तो उसको सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। होप से छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग मूव करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। ये भी ईजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस अगर आपको थ्योरी आती है जो आपने पीछे अगर तो आपने पढ़ी है तो आपके लिए ईजी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी। Illustration number 2. Mr. Muhammad Fahim is a manufacturer of certain chemicals which is taxable. तो manufacturer है certain chemicals में जो कि taxable है। His total turnover during last 12 months is rupees 15 million. It is also includes rupees 7 million of zero rated supplies. Zero rated supplies का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, दो कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट है आपका एग्जाम सप्लाईज का और एक आपका कंसेप्ट है जीरो रेटेड सप्लाईज का। जीरो रेटेड सप्लाईज आपका हमेशा 0% से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेट जीरो ही आ जाएगा, कोई उसका टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो एग्जाम सप्लाईज है वो एग्जाम्प्ट ही है, मतलब उसके बदले में आप कोई टैक्स चार्ज नहीं करते तो उसका आपको टर्न ओवर भी नहीं मिलता, मतलब आपको रिटर्न नहीं मिलता उसका भी। तो आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है। खैर ये बात आपकी हो रही है कॉटेज इंडस्ट्रीज की, अगर तो कॉटेज इंडस्ट्री है तो रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। हम के सर्टन केमिकल्स देखते हैं जी क्या वो कहते हैं। वैसे मिस्टर मोहम्मद फ़हीम इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नोट, क्या मिस्टर मोहम्मद जो फ़हीम साहब हैं वो रजिस्टर्ड होने के लाइबल हैं या नहीं है। सो मिस्टर मोहम्मद फ़हीम इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रिस्पेक्टिव टर्नओवर। वही बात आ गई, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजिंग जो हुई है थ्रू फाइनेंस एक्ट 2015। फाइनेंस एक्ट में जो आपकी चेंजिंग हुई थी उसके मुताबिक अब इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हाँ, अगर कॉटेज इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री की कोई 2, 3, 4 बातें थी, अगर आपको वो याद हो तो उसको अगर आप जाकर पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि जिसका अपना बिजली और गैस का बिजली और गैस का कनेक्शन ना लगा हो, जिसकी लेबर एक लिमिट थी, आई थिंक 10 तक उसकी लेबर की लिमिट थी, इससे ज़्यादा वर्कर्स ना उसमें हों, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, आपको डेफिनेशन का सेक्शन मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो खैर इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। ये छोटी छोटी इलस्ट्रेशन जस्ट इसका आंसर है, क्वेश्चन है, समझ से हमसे यूज़ होता है, वैसे की चीज़ें हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके मिस्टर हसन मुअज्जम इज ऑपरेटिंग अ जनरल स्टोर डाटा रिकॉर्डिंग हिज बिजनेस ड्यूरिंग अगस्त 2019 दैट्स अंडर वर्क। जनरल स्टोर चला रहे हैं मतलब रिटेलर है, और उनके बिजनेस से रिलेटेड जो आपका अगस्त 2019 का डाटा है वो आपको उसने दिया हुआ है। एवरेज टर्नओवर रुपीज़ 5 लाख पर मंथ एंड एवरेज टर्नओवर रुपीज़ 6 लाख पर मंथ। 5 लाख और 6 लाख के केस उसने दो दे दिए आपको। अच्छा, इन अबाउट 2 केसेस इन विच केस इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, किस केस में वो लायबल है रजिस्टर्ड होने के लिए। इन ऑल द अबव केसेस आंसर आपका, a retailer is liable to be registered when he falls within the ambit of specified categories such as retailer in air conditioned shopping mall, plaza और center whose shop measures 1000 square। वो कहते हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी उस सूरत में कह लें कि एप्लीकेबल होंगी अगर तो वो रिटेलर कौन सा है, वो रिटेलर वो वाला है जिसका अपना शॉपिंग मॉल है या प्लाजा है या सेंटर है जहाँ पर एसी वगैरह लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर्ड है, और उसकी जो शॉप है वो मेजर की जा सकती है 1000 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या इस पर बाकी का कहानी लिखी हुई है। जी हाँ, तो क्या था 1000 स्क्वायर फीट
इन एरिया और मोर अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, यहाँ तो 1000 स्क्वायर फीट का उसने एरिया लिया हुआ, यहाँ पे इससे ज़्यादा अंडर द सेल्स टैक्स 1990 उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। एंड सेल्स टैक्स रूल्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007 इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, ये भी वही है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, हम लोग टर्नओवर को नहीं देखते, हम लोग जो रूल्स हैं रेगुलेशन हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं कि जिसको रजिस्टर होना पड़ेगा। एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात, प्लाजा है, शॉपिंग मॉल है, जो भी बिल्डिंग है, अगर उसकी जगह जो है वो 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा है, और दूसरा वो एयर कंडीशन है, तो उस सूरत में उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आई होप सो यू गॉट इट। इलस्ट्रेशन नंबर 4, छोटी सी, आंसर भी आपको नजर आ गया है। अच्छा जी, फलक शान इज डीलिंग इन होलसेल बिजनेस इन अकबरी मंडी, इज ही रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। वो जो होलसेल बिजनेस कर रहा है अकबरी मंडी में, क्या उसका रजिस्टर होना लाजमी है? Yes, it is obligatory या mandatory for the wholesaler to get himself registered under Sales Tax Act 1990 irrespective of turnover। ये सारी बातें रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपकी लिखी हुई हैं कि किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना। मोस्टली गवर्नमेंट सबको ही शामिल करती है, लेकिन उसको कोशिश होती है कि आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एक लिहाज से आपको सहूलतें दे रही है, तो उसके बदले में उसकी तो कहने के फीस वगैरह तो बनती है। गवर्नमेंट की जो आमदनी है वो दो तीन चीज़ों से, ये एक आपका टैक्स है, एक आपकी जो फीसिस वगैरह होती हैं, हॉस्पिटल की फीसिस, ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस, जो ये चीज़ें आपकी होती हैं, और तीसरी चीज़ आप खुद जानते हैं बेहतर तौर पर, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, रजिस्ट्रेशन नंबर 5, मिस्टर खालिद जावेद इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, जो लोगों के इस्तेमाल की, जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इस एनुअल टर्नओवर इज ₹8 मिलियन। उसकी एनुअल टर्नओवर कितनी है? 8 मिलियन, मतलब 80 लाख मेरा ख्याल है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, क्या वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है? या इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ये सारी बातें वही हो रही है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी आ गई। मिस्टर अबू बकर इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील फर्नीचर। लें जी, मिस्टर अबू बकर किस में इंगेज हैं? मैन्युफैक्चरिंग स्टील फर्नीचर में, यानी कि स्टील फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते हैं। His turnover in last 12 tax period was below ₹3 million। उसकी टर्नओवर कितनी है? Was below ₹3 million। He does not have an industrial gas or electricity connection, is required to be registered। अच्छा जी, देखें तीन इसमें चीज़ें आ गई हैं। पहली चीज़ थी उसकी जो टर्नओवर है एक साल की, जो सेल है वो 3 मिलियन से कम हो, 30 लाख से कम हो। दूसरी शर्त थी कि उसकी जो अपनी इंडस्ट्रियल गैस है और अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो ना लगा हो, और कोई दो तीन चीज़ें और भी थी। तो उस सूरत में वो फॉल करता है कॉटेज इंडस्ट्री में, और कॉटेज इंडस्ट्री होने की सूरत में उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पेज नंबर 12 लिखा हुआ है जी, आप इसको देख लीजिएगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोहम्मद मौजूद मुगल साहब की जो बुक है सेल्स टैक्स की, बीकॉम ऑनर्स 4th सेमेस्टर वालों की, ये उसका पेज नंबर 12 है। तो जो बीकॉम आईटी वाले हैं उनका जो भी पेज नंबर होगा वो लोग उसके मुताबिक देखेंगे कि हमारा इलस्ट्रेशन का चैप्टर यहाँ पर है, हमारी जो डेफिनेशन का पोर्शन है हम आपको गाइड करते हैं, तो डेफिनेशन आपकी सेम होगी ना 12 नंबर पर, हो आगे पीछे, लेकिन आपकी 12 पर ही होगी शायद, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। खैर, इसका आंसर देखते हैं। नो, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019, ये तकरीबन आपका हर साल चेंज हो ही जाता है। अ मैन्युफैक्चरर बीइंग अ cottage industry is not required to be registered if its taxable turnover is up to ₹3 million in last 12 tax period and does not have an industrial gas or electricity connection। आई होप सो मुझे अब इसको मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो माशाल्लाह से खुद इतने समझदार हैं, आपको भी काफ़ी हद तक समझ आ जाती है इंग्लिश। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपकी। मिस्टर मोहम्मद अली इज इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट बिजनेस। बात एक्सपोर्ट की आ रही है। एंड इस एनुअल टर्न ओवर इज गिवन बिलो। अच्छा, मैं आपको ना ये एक्सपोर्ट की बात से मुझे एक चीज़ याद आई है, याद रखना है। पाकिस्तान में ना 2025 तक
टैक्स में छूट है उन लोगों को जो आईटी का कारोबार करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी काम करते हैं, उनको 2025 तक छूट है। उसकी वजह क्या है? हम इसकी मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में। आप सर्च कीजिएगा फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, काफ़ी हद तक लोगों को पता भी होगा। फ्रीलांसिंग में इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पे काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से इंडिया शायद तीसरे या दूसरे नंबर पे है, और टॉप पर आपका अमेरिका है, जिसमें तकरीबन 50 से कोई फिगर थी, बिलियन शायद थे लोग जो फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता है। सारी आईटी की फील्ड है। यही वजह है कि उन लोगों ने 2025 तक इसमें छूट दे दी है, ताकि लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हों, आईटी की तरफ आएँ और पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की करें। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमेशा याद रखें, जिस मुल्क में हैं उस मुल्क का हमेशा भला सोचें, हमेशा उसके लिए दुआ करें, और हमेशा उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करें। जिस वक्त आप ये काम करेंगे ना, यकीन माने आपके साथ किस किस तरह से अच्छा होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ है और अल्लाह पाक जानते हैं कि आपकी नीयत साफ़ है, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए साथ भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हाँ, कुछ शाज़ो नाज़र होता है, बाज़ औक़ात कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो आपसे बुरा कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मुल्क को बुरा कहना शुरू कर दें। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अपने मुल्क को बुरा ना कहिएगा, अपने मुल्क की हमेशा किसी भी जगह पर हम उसको डिफेंड करना है, और डिफेंड इस तरीके से लड़ना शुरू नहीं कर देना। डिफेंड ऐसा कि लोग सोचें कि हाँ भाई ये पाकिस्तानी है, लोग पाकिस्तानी से मोहब्बत करें ना कि नफरत करें। तो ये आपके हाथ में है सबके, कि आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, आप इसको किस तरह से समझते हैं। क्या इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 7? Mr. Muhammad Ali is engaged in export business and his annual turnover is given below: rupees 7, rupees 9 and rupees 11 million. Is liable to be registered or not? If yes, what will be his sales tax liability? अच्छा, मैंने कुछ हिंट लिख दिया हुए हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस में याद रखिएगा, ज़ीरो रेटेड सप्लाई यानी कि 0% टैक्स लगता है। तो यही वजह है कि उस सूरत में टैक्स लाइबिलिटी काउंट नहीं होती। मैं बताया ना, एग्जाम सप्लाई जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। खैर, देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है इसका। जी, तो आपके सामने ये आंसर शो हो रहा है। मिस्टर मोहम्मद अली इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इवन if he is not making taxable supplies in पाकिस्तान। कहते हैं कि वो रजिस्टर्ड होना उनका लाजमी है, चाहे वो पाकिस्तान में किसी किस्म की टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहे। दूसरी बात, नो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी बिकॉज इज इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट बिजनेस। क्यों? 0% रेट है तो कोई भी टैक्सेबल लाइबिलिटी नहीं होगी। ना ये मोटे मोटे कंसेप्ट हैं, हम जिस इसको न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे ना, सोल्व करते हुए आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक्सपोर्ट बिजनेस है, जीरो रेटेड सप्लाईज का उसमें क्या सीन है कि सेल्स टैक्स लाइबिलिटी काउंट नहीं होती। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर सेल्स टैक्स पेएबल। खैर, अभी के लिए आप इसको इतना ही समझें। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपके पास। जी, तो इसमें उसने बोला है मिस्टर मोहम्मद ताहिर अ कमर्शियल एक्सपोर्टर। अब जी, कमर्शियल एक्सपोर्टर क्या है उसमें डिफाइन करता हूँ। इज इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट बिजनेस and his annual turnover and other data regarding his business is given below। ये मिस्टर मोहम्मद ताहिर इनका साहब का नाम है, और ये कमर्शियल एक्सपोर्टर है। बेसिकली कमर्शियल एक्सपोर्टर आप याद रखें कि मैन्युफैक्चर कोई करता है और सेल कोई करता है। तो मैंने कहा जी किसी एक मुल्क से बनवाई और किसी एक मुल्क में बेच दी, एक मुल्क से बनवाई दूसरे मुल्क में बेच दी, हम कहते हैं कमर्शियल एक्सपोर्टर, या एक से लेकर दूसरे को बेच दी, ये हम इसको नाम देते हैं। खैर, वो एक्सपोर्ट बिजनेस में है, उनकी एनुअल टर्नओवर और मुख्तलिफ डेटा आपको दिया गया है। द टोटल एक्सपोर्टेड गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज एज अंडर ₹3 मिलियन, ₹5 मिलियन एंड ₹7 मिलियन। रिक्वायरमेंट क्या? इन अबव 3 cases in which case is liable to be registered and if is liable to be registered calculate sales tax chargeable। किस इन तीनों में से किस सूरत में वो लायबल है रजिस्टर होने के लिए? और दूसरी बात, अगर वो रजिस्टर्ड होने के लायबल हैं तो कौन सा सेल्स टैक्स चार्जेबल होगा उन पर? तो खैर देखते हैं जी। पहला केस,
In all the above cases, a commercial exporter is liable to be registered under Sales Tax Act 1990. वही बात आ गई जी, ये भी साहब रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आते हैं irrespective of turnover. वही बात जो हम करते आ रहे हैं, टर्नओवर को हम शामिल नहीं करेंगे. Under the law, commercial exporter means a registered person. लॉ के मुताबिक हम बात करें, कमर्शियल एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज नो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ना हो, ऑफ हिज ओन एंड एक्सक्लूसिवली मेक्स जीरो रेटेड सप्लाईज और प्रोसेस्ड गुड्स. यानी कि इसने बात की कमर्शियल एक्सपोर्टर की, दो बातें की हैं. सुन लीजिएगा जरा गौर से, थोड़ा सा बस थोड़ी सी आपको तवज्जो मुझे चाहिए. उसने बात की, पहली बात कि उसकी अपनी कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके. दूसरी बात, वो सप्लाई कौन सी चीज़ों की कर रहा है? ज़ीरो रेटेड सप्लाईज की, तो वो कमर्शियल एक्सपोर्टर कहलाएगा. ये दो कंडीशंस हैं, याद रखना आपने. और या फिर सेम स्टेट गुड्स, या फिर उसी तरह की गुड्स सप्लाई कर रहा है. सेम स्टेट गुड्स का मतलब क्या होता है जी? मीन्स गुड्स परचेज बाय कमर्शियल एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट एज सच. अब ये जी जनाब आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि जी मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर क्या होता है और कमर्शियल एक्सपोर्टर क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है. ये आपकी कल की असाइनमेंट है. डू यू नो? वही क्या आप जानते हैं? ये आपने मुझे कल बताना है कि सर कमर्शियल एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, इन दोनों में इस चीज़ का फ़र्क है. ये नोट डाउन कर लें. और दूसरी बात, नो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी बिकॉज इज इंगेज इन एक्सपोर्ट बिजनेस. Being a registered person is entitled to get refunds against zero rated supplies. ये सिर्फ फ़र्क है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पिछले रजिस्ट्रेशन आई थिंक सो 5वीं थी शायद. वो कहता है जी कि ज़ीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज दोनों सूरतों में टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन बदले में क्या होता है? ज़ीरो रेटेड सप्लाईज के बदले में आप हुकूमत से रिफ़ंड लेते हो कि जनाब इतने की मेरी सप्लाईज थी और ये ज़ीरो रेटेड है, तो इसके बदले में मुझे रिफ़ंड चाहिए जितना मेरा बनता है. वो मल्टीप्लायर होता है, जो भी आपका सारा प्रोसेस होता है हम उसको देखेंगे, तो वो आपका ज़ीरो रेटेड सप्लाईज में रिफंडमेंट भी होती है, मतलब आपको हुकूमत हाथ से पैसे देती है, टैक्स अथॉरिटी. खैर उसके बाद आपकी है जी इलस्ट्रेशन नंबर 9. इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है. मिस्टर मोहम्मद दाऊद, ये तो मेरे एक मोहतरम बहुत ही प्यारे दोस्त का नाम आ गया है. अ मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर. तकरीबन मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है. खैर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर इज इंगेज इन एक्सपोर्ट बिजनेस एंड हिज एनुअल टर्नओवर एंड अदर डाटा रिगार्डिंग हिज बिजनेस इज गिवन बिलो. मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, उनका एनुअल टर्नओवर जो भी है वो आपको दी गई है. टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लोकली सोल्ड ₹5 मिलियन एंड टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्टेड ₹6 मिलियन. अब इसमें दो चीज़ें हैं, उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर है. मैन्युफैक्चर करने के बाद उन्होंने उसको अपने ही मुल्क में बेचा, मतलब लोकली बेचा, और दूसरा उन्होंने एक्सपोर्ट किया. अपने मुल्क में बेचे 5 मिलियन के और एक्सपोर्ट किया 6 मिलियन के. रिक्वायरमेंट क्या है? इन दी अबव टू केसेस इन विच केस इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड. किस केस में वो लायबल हैं रजिस्टर्ड होने के लिए? जी पहली बात तो हो गई है. और दूसरी बात, कैलकुलेट सेल्स टैक्स चार्जेबल इन ईच केस एज पर आंसर इन वन अबव. कहते हैं अगर तो वो रजिस्टर होने के लायबल हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट में जो उन्होंने बात की थी, तो किस सूरत में वो होंगे रजिस्टर्ड. और दूसरी बात कि उन पर टैक्स कितना चार्ज होगा. आंसर में लिखा हुआ है जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का, इन ऑल द अबव केसेस अ मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड. दोनों केस में वो रजिस्टर्ड होगा, चाहे उसने लोकली सोल्ड किया चाहे उसने एक्सपोर्ट किया है, विद सेल्स टैक्स रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर रिस्पेक्ट किए बिना. अंडर द लॉ मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर मींस, ले जी यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल गई. A registered person who has a manufacturing facility. रजिस्टर्ड पर्सन होता है मतलब टैक्स के लिहाज से रजिस्टर्ड होता है और जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है. वेदर आउंड, या तो उसने उसकी अपनी हो, और लीज या उसने किराए पर ली हो, एंड मेक्स जीरो रेटेड सप्लाईज देयर फ्रॉम, और उनसे जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहा हो. अब इसमें दो बातें हैं. मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कौन है? जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर उसने किराए पर ली हुई है, पहली बात. और दूसरी बात, वो जीरो रेटेड सप्लाईज उससे कर रहा है. आई होप सो आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है. फिर भी मैंने आपसे पूछना लाजमी है कल.
तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, सेकंड, सेल्स टैक्स चार्जेबल। देखिए टोटल जो गुड्स आपके मैन्युफैक्चर हुए थे लोकली उसने सेल किया 50,000 के थे, और सेल्स टैक्स आपका याद रखिएगा 17% रेट है, तो 8,50,000 आ गया। उसके बाद जी, manufacturer cum exporter is liable to be registered with sales tax irrespective of turnover, so he will have to pay sales tax on local supply। उसको लोकल सप्लाई पर टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। 8,50,000 का टैक्स बन रहा है। और उसके बाद जी आपने देखा जो एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स वो क्या है, 60 लाख के आपके गुड्स थे, आपने उस पर कितना लिया 0%, तो 0% रेट आ गया, टैक्स भी उसका 0 आ गया। तो नो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी बिकॉज इज इंगेज इन एक्सपोर्ट बिजनेस, बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू गेट रिफंड्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज। 8,50,000 तो वो टैक्स उनका बनता है लोकली सेल्स पर, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई की एक्सपोर्ट की है तो उस पर उनका टैक्स नहीं बनता, बल्कि उसके बजाय वो उनसे हुकूमत से रिफंड लेंगे। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10, छोटी सी 2 लाइनों की। मिस्टर मोहम्मद मुबीन हैज़ टू इम्पोर्ट अ कंसाइनमेंट of rupees 50 lakh. He is required to get himself registered. If so, by कंसाइनमेंट उन्होंने इम्पोर्ट किया 50 लाख की, तो क्या वो रिक्वायरमेंट उनकी है कि वो रजिस्टर्ड हों? अगर है तो क्यों? अच्छा जी, रिक्वायरमेंट जी, यस, ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 बिकॉज इट इज कंपल्सरी अंडर एक्ट फॉर एन इम्पोर्टर टू गेट रजिस्ट्रेशन विद सेल्स टैक्स। वही बातें सारी। तो खैर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये 10 इलस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, क्योंकि ये सारी समझने वाली थी, जो हाथ से प्रैक्टिस करने वाली उसको भी कर लें। जो याद करने वाली चीज़ है वो आपके रजिस्ट्रेशन के चैप्टर है, उसको भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। डेफिनेशन आप कर लेते हैं बहुत बेहतर है। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके इलस्ट्रेशन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, और आपको जो समझ आई हो, जो समझ ना आई हो, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। एंड ऑफिशियली लिंक्स मेरे सारे अवेलेबल हैं, आप मुझसे किसी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और कॉन्टैक्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था किस तरह से आपने करना है, क्वेश्चन आप अपना करना है। आपको इंशाल्लाह मैं जल्द ही, जैसे मैं उसका आपको मैसेज देख लूँगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूँगा। तो जी स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा अपना, और स्टे होम स्टे सेफ की पॉलिसी अपनाएं, और घर में रहकर अपना टाइम ज़ाया ना करें। जितना हो सकता है जी आपका ये टाइम है, और पढ़ें इस वक्त। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें, आपके घर वालों को सलामत रखें, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।